फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत के आर्कटिक क्षेत्र के अंदर जो प्रभाव है वो कितना है। और आर्कटिक क्षेत्र से आप जानते हैं कि जो बर्फ है वो पिघल रही है और वहां पर जो भी ताकतवर देश है, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, रसिया हो, उनका अपना एक जो प्रभुत्व हो वहां पर बना रहे हैं। अपने भविष्य को देखते हुए वो कितना ज्यादा प्रभावकारी होने वाला है। उस आर्कटिक क्षेत्र के अंदर ना सिर्फ जो रूट है वो कम होगा, लगभग अगर आप देखा जाए तो 40% जो रूट है वो कट ऑफ हो जाएगा, यानी कि छोटा हो जाएगा। और साथ ही साथ में यहाँ पर बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं जो कि जब ये बर्फ पिघलेगी तो उसके बाद यहां से निकलेंगे। और बताया जा रहा है लगभग 1 ट्रिलियन से ज्यादा के रेयर अर्थ मिनरल्स यहां पर हैं। तो ताकत के हिसाब से सब देश वहां पर अपना शेयर जो इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन आज हम बात है भारत की करेंगे कि भारत क्या कर रहा है। उस भारत के पास ऐसी किस चीज की कमी है कि भारत वहां पर अपना प्रभुत्व नहीं जमा पा रहा है। देखिए पहले तो आप देखिए, आर्कटिक क्षेत्र समुद्री मार्ग यानी कि नॉर्थ सी रूट खोलने से पूरी दुनिया के लिए तेल और व्यापारिक सामान लाना ले जाना बेहद आसान और सस्ता हो जाएगा, क्योंकि इससे एशिया और यूरोप के बीच की जो दूरी है लगभग 40% तक कम हो जाएगी। कितना? 40% तक कम हो जाएगी। जलवायु परिवर्तन के कारण पिघलती बर्फ ने अब इस नए रास्ते को व्यापार के लिए खोल दिया है। आइस सिल्क रोड या फिर ध्रुवीय मार्ग इसे कहा जा रहा है। अब देखिए, यहां पर हमारा प्रभुत्व कम है, लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य यह होगा कि इस बर्फ के पिघलने से सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट आने वाले हैं वो भारत पर आने वाले हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि आप जानते हैं जो बर्फ पिघलेगी वो क्लाइमेट चेंज से होने वाला है। क्लाइमेट चेंज जो होगा वो जो मानसून का जो पैटर्न है वो उसे भी प्रभावित करेगा। अब जब मानसून का जो पैटर्न अगर प्रभावित होता है तो अब आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जो एग्रीकल्चर है, आज भी अगर आप देखा जाए तो 60% एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन द मानसून अराइवल। अब आप समझ सकते हैं कि अगर क्लाइमेट चेंज होता है और उसका मानसून प्रभाव अगर लेट आता है या उससे जल्दी आता है, कि पैटर्न बिगड़ता है, तो उसके प्रभाव भारत में मिलेंगे। लेकिन अगर बात शेयर की करते हैं तो प्रॉफिट भारत को उसके अपेक्षा में मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है उसकी भी बात करेंगे। अब देखिए, दूरी और समय की बचत होगी। स्वेज नहर के खुलने से जिस प्रकार से 35 से 40 दिन की जो बचत होती थी, जो पहले लगते थे, उसमें कितनी बचत हुई है। शॉर्टकट का रास्ता 20 दिन से 18 दिन का रह जाएगा अगर आर्कटिक रूट अगर खुलता है। और जैसे बर्फ पिघलती है, और जो बर्फ पिघल भी रही है और ये आइस ब्रेकर लेकर के उसको और भी खोला जा रहा है। मैं आगे आपको इसमें बताऊंगा। अब देखिए, तेल और ईंधन का खपत कम होगी, लागत कम लगेगी। इसका मतलब है कि जो क्रूड ऑयल है या फिर वस्तुओं का जो आवागमन है, अगर किसी भी देश में जा रहे हैं तो उसकी जो लागत है वो कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो जीडीपी है उसके अंदर भी ये कंट्रीब्यूट करने वाला है। इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करेगा। किराया सस्ता, जब परिवहन लागत घट जाएगी तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और अन्य सामानों की जो कीमतें हैं वो भी कम हो जाएंगी। इसका मतलब है कि सरकारों को अपना जो इन्फ्लेशन है उसे कंट्रोल करने में भी मदद मिलने वाली है। आप देख सकते हैं, खतरनाक जलड मरुमध्य यानी कि जो चौक पॉइंट्स हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा। सुरक्षित विकल्प, वर्तमान में दुनिया की अधिकांश तेल जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज या लाल सागर या मलक्का जलड मरुमध्य जैसे संवेदनशील रास्तों से गुजरता है, जहां अक्सर युद्ध या तनाव जैसे समुद्री लुटेरों का खतरा बना रहता है। बिना रुकावट व्यापार, आर्कटिक मार्ग के खुलने से ये इसके बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं, यानी ऐसे लाभ है कि अगर ये खुलता है तो जो स्वेज नहर के इंपैक्ट दुनिया पाए हैं उससे कहीं ज्यादा इंपैक्ट इसके आएंगे, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा खनिज मिलने वाले हैं और इसके नकारात्मक प्रभाव भी आएंगे। ये भी ध्यान रखना है। क्लाइमेट चेंज जो मैं आपको बता रहा था, नए तेल और गैस के भंडार जो मैं आपको बता रहा था, लगभग 13% अनदेखा तेल और 30% प्राकृतिक गैस इसी के नीचे दबी हुई है। अब आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए क्यों जरूरी है। अगर हमारा यहाँ हिस्सेदारी नहीं होगी तो ये जो रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, यहां पर हमें मिलेगा ही नहीं। और ये कहां से है? यह है अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इसके बताता है कि 13% अनदेखा तेल और 30% प्राकृतिक गैस यहां पर है। अब देखिए, आसान सप्लाई, रास्ता खुलने से इन साधनों को निकालकर सीधे भारत, चीन, यूरोप तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, औसत समय अगर आप देखिए, जैसे पारंपरिक स्वेज नहर 35 से 40 दिन, नए आर्कटिक में 18 से 20 दिन, दूरी में अंतर, लंबा और पुराना रास्ता 30 से 40% रास्ता छोटा हो जाएगा। आप यहाँ देखिए, मुख्य जोखिम है युद्ध, तनाव, समुद्री मार्ग। अगर हम जो आज हमारे पारंपरिक या स्वेज नहर वाले जो मार्ग है, लेकिन ये जो होगा ये अत्यधिक ठंडा और तैरती हुई बर्फ पर ये होने वाला है। आप समझ सकते हैं भारत
के लिए इसका जो महत्व है बहुत ज्यादा है। आप जानते हैं भारत भी इसी मार्ग को लेकर काफी गंभीर है। इस रास्ते के जरिए भारत रूस के सुदूर पूर्व यानी कि फार ईस्ट क्षेत्र से कच्चे तेल और कोयले की सप्लाई बहुत कम समय में मिलनी शुरू हो जाएगी, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लाभ होने वाले, और मैं कहेंगे तो आप उसे भी देख लीजिए एक बार। आर्कटिक क्षेत्र नए समुद्री रास्ते जैसे उत्तरी समुद्री मार्ग यानी कि नॉर्थ सी रूट को खुलने से वैश्विक व्यापार में बड़ा बदलाव आ रहा है। हालांकि इस क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी अभी भी बहुत सीमित दिखाई दे रही है। यही चिंता का विषय है कि भारत की जो हिस्सेदारी है बहुत ज्यादा सीमित है, जबकि हमारे ऊपर जो क्लाइमेटिक इंपैक्ट आएंगे वो सबसे ज्यादा आएंगे, इसलिए हमारी हिस्सेदारी है ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन चिंता का यह विषय हमारे लिए है। अब देखिए क्यों है हिस्सेदारी का मुख्य कारण है। एक तो टेक्नोलॉजी, देखिए आइस ब्रेकर जहाजों की भारत के पास में कमी है, जबकि आप रूस या अमेरिका या चाइना जैसे जो बड़े जायंट्स हैं उनके पास में बहुत इसके जो प्रभाव है वो ज्यादा है, और ज्यादा ही उनके पास में रिसोर्सेस है। वहां से गुजरने के लिए विशेष आइस ब्रेकर यानी बर्फ काटने वाले जहाजों की जरूरत होती है। भारत के पास फिलहाल अपना खुद का भारी आइस ब्रेकर जहाज नहीं है। भारी फंड की क्योंकि अगर आपको जाना है तो आपको निवेश भी चाहिएगा, यानी कि फंड आपको लगाने पड़ेंगे, हिस्सेदारी आपको चाहिए तो वो हमारे पास अभी सरप्लस नहीं है। आर्कटिक अभियान विशेष जहाजों के निर्माण और वहां के बुनियादी ढांचे विकसित करने के लिए अरबों डॉलर के निवेश की जरूरत है। भारत के पास इस क्षेत्र के लिए असीमित बजट या फंड नहीं है। उसके बाद देखिए रूस पर निर्भर, भारत को इस मार्ग का उपयोग करने के लिए रूसी आइस ब्रेकर जहाजों और उनकी सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे लागत और बढ़ जाएंगी। आगे देखना भूगोलिक दूरी, भारत आर्कटिक क्षेत्र से काफी दूर स्थित है, जिससे वह सीधे बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाना रणनीतिक रूप से बड़ा चुनौतीपूर्ण है। वर्तमान स्थिति भारत का प्रयास देखिए वैज्ञानिक अनुसंधान, भारत की हिस्सेदारी व्यापार से ज्यादा वैज्ञानिक रिसर्च में है। देखिए यहाँ पर नॉर्वे में भारत का हिमाद्री नामक एक रिसर्च स्टेशन है जो कि 2007 में हमने स्थापित किया था। आप देख सकते हैं रणनीतिक समझौता, भारत पूरी तरीके से पीछे नहीं है। भारत चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री मार्ग जो है उससे जुड़ने और रूसी जहाजों की मदद से अपनी उपस्थिति दर्ज जरूर कराई है, लेकिन मेरा मानना यह है, और आप भी ऐसा बताइए, क्या वास्तव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना क्या काफी है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि हमारी यहाँ हिस्सेदारी ज्यादा होनी चाहिए, और उसका कारण क्या है? कारण है कि जो क्लाइमेटिक इंपैक्ट है वो भारत पर सबसे ज्यादा आएंगे। आप चाइना को देखिए या फिर आप रूस को देखिए या फिर आप अमेरिका को देखिए, जो कि यहाँ पर एक की प्लेयर्स की भूमिका में है। आगे देखना थोड़ा सा ऐसा, और अगर आपको थोड़ा और ज्यादा समझ में आएगा यहाँ से। देखिए आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ का पिघलना, भारत के मानसून जो भारत के ऊपर इंपैक्ट है, मैं वो बता रहा हूं यहाँ पे कि भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट आने वाले हैं अगर हम कंपैरिजन करें चाइना, अमेरिका या फिर रूस से। तो देखिए भारत के ऊपर क्या मानसून जल सुरक्षा और 140 करोड़ लोगों की जिंदगी को सीधा गंभीर रूप से प्रभावित करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार आर्कटिक की बर्फ और वैश्विक रेफ्रिजरेटर की तरह काम करती है, जिसका पिघलना सीधे तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप के मौसम चक्र को बिगाड़ रहा है। भारतीय मानसून पर इसका सीधा प्रभाव आपको देखने के लिए मिलता है। जेट स्ट्रीम में बदलाव होता है। देखिए जिन लोगों को नहीं पता, आप जानते हो कि अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो जेट स्ट्रीम किस तरीके से कार्य करती है और मानसून को वो किस तरीके से लाती है। तो मानसून पैटर्न अगर आप समझेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि जेट स्ट्रीम में बदलाव होने से आर्कटिक में गर्म होने से भूमध्य रेखा यानी कि जो इक्वेटर्स और ध्रुवों के बीच का जो तापमान है वो अंतर कम हो जाता है। इसके कारण जेट स्ट्रीम जो होती है यानी कि तेज चलने वाली हवाएं कमजोर हो जाती हैं, और ये तेज चलने वाली जो हवाएं जब अगर वो कमजोर होंगी तो ये मॉइस्चर लाएंगी नहीं, और जब मॉइस्चर लाएंगी नहीं तो आप जानते हैं ना इस तरीके से आता है मानसून कि जो मॉइस्चर लेकर के वायु आती है फिर वो टकराती है हिमालय से और फिर वो किस तरीके से वर्षा करती है। तो इस तरीके से यानी कि ये जो पवन है जिसे हम जेट स्ट्रीम कह रहे हैं ये कमजोर हो जाएंगे और उस तरीके का मॉइस्चर कैरी करके लाएंगी नहीं, और जब लाएंगी नहीं तो फिर बरसात नहीं होगी, या होगी तो बहुत ज्यादा अनइवन तरीका की बरसात होगी, कहीं ज्यादा कभी कम। और जिन मंथ के अंदर होनी चाहिए यानी कि हमारा तो फसल का एक पैटर्न है, तो जो पैटर्न हमारी फसल का है उससे वो विपरीत जाती हुई पड़ेंगी और जिससे हमारे लिए बहुत समस्या क्रिएट हो जाएगी। मौसम का चरम पर होना, इस बदलाव की वजह से भारत में मानसून का संतुलन बिगड़ता है और इसके परिणाम स्वरूप या तो वह एक समय के अत्यधिक बारिश करता है जिसे हम क्लाउड बस्ट के नाम से जानते हैं, या फिर पूरी तरीके से वहां पर सूखा पड़ जाती है। तो ये बड़ी समस्या है। अरब सागर में चक्रवात, उत्तरी ध्रुव के गर्म होने का संबंध अरब सागर के गर्म होने से भी जोड़ा गया है, जिससे भारत के पश्चिमी तट पर चक्रवातों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। और जब चक्रवात होती है तो वो, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत की एक लंबी जो सीमा रेखा है वो समुद्र
से लगती है तो वहां का जो आम जनजीवन है उसको बहुत ही नकारात्मक तरीका से प्रभावित करती है। तो ये भी देखा गया है। फिर आता है जल और खाद्य सुरक्षा पर भी संकट आएगा, क्योंकि आप जानते हैं भारत में फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत की सरकार का जो कानूनी वादा है कि भारत के अंदर कोई भी भूखा नहीं सोएगा। आप जानते हैं कि जो पीडीएस जिसे हम बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके तहत हर भारतीय को अनाज मिलना ही मिलना है। तो अगर आप अनाज पैदा ही नहीं होगा उस तरीका से तो आप अनाज देंगे कहां से? तो देखिए, फूड सिक्योरिटी पर हिमालय के ग्लेशियर पर असर है। आर्कटिक में होने वाले बदलावों का असर तीसरे ध्रुव यानी कि हिमालय पर भी पड़ता है। वैश्विक तापमान बढ़ने से हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। नदियों का सूखना, शुरुआती दौर में ग्लेशियर पिघलने से गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी जो नदियां हैं उनमें अचानक से बाढ़ आ जाएगी, लेकिन लंबे समय में इन्हें बारहमासी जो नदियां हैं, क्योंकि बारहमासी ये पेरिनियल रिवर बोलते हैं, इसीलिए है क्योंकि ऊपर बर्फ है और वो बर्फ पिघलती रहती है। अगर आप समझिए कि अगर वो बर्फ पिघल जाए, टेम्परेचर इंक्रीज अगर हो जाता है तो अब आप समझ सकते हो कि बर्फ तो पिघल जाएगी। यानी कि ये जो रिवर है ये बारहमासी ना रह करके फिर ये क्या हो जाएंगी? सीजनल हो जाएंगे, और यही सबसे बड़ा डर भी है। नदियों का जो सूखना, जैसे कि आप साउथ के अंदर जो नदी देखते हैं, कृष्णा, गोदावरी, बड़ी नदी है, लेकिन वो क्या है? सीजनल रिवर है। क्यों? क्योंकि ऊपर कोई बर्फ से नहीं आ रही है। अब जो हिमालयन रिवर है वो कैसी है? वो बारहमासी इनका पेरिनियल रिवर है, क्योंकि वो बर्फ पिघलने से पानी नीचे आ रहा है। आगे देखिए, खेतों को नुकसान होगा। भारत के 60% से अधिक कृषि मानसून और इन्हीं नदियों पर निर्भर है। यानी कि आज भारत का 60% एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन द मानसून। अगर मानसून के ऊपर अगर निर्भर है तो आप समझ सकते हैं, अगर ये मानसून अनिश्चित हो जाएगा तो जिसके कारण धान, गेहूं और अन्य फसलें जो है उनका उत्पादन कम हो जाएगा और 140 करोड़ लोगों का जो है भोजन का संकट खड़ा हो जाएगा। आप देखिए, जैसे समुद्र का बढ़ता जल स्तर, जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो जो भी कोस्टल एरिया है वहां पर सैलिनेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, और जो भी वो एग्रीकल्चर करेंगे अगर आस पास भी, तो वो भी बहुत ज्यादा बहुत परेशानी में आ जाएगा। आर्कटिक और ग्रीनलैंड की बर्फ पिघलने से वैश्विक समुद्र का जल स्तर बढ़ता है, महानगरों को डूबने का खतरा बन जाता है। भारत की लगभग 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा, जिसमें मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोची और सूरत जैसे घनी आबादी वाले तटीय शहर समुद्र में सामने के कगार पर पहुंच सकते हैं। विस्थापन का संकट है। तटीय इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं, अगर किसी तरीका का संकट आता है तो वहां से बहुत ज्यादा लोगों का पलायन होगा, और ये जो स्थिति है बहुत ज्यादा घातक है। अब इसी को देखते हुए अब आप बताइए, क्या भारत की हिस्सेदारी उसी लेवल पर होनी चाहिए जिस पर आज है, या यहां पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की आवश्यकता है? अब आप कहेंगे कि सर इतना सारा जो फंड है, हमें अपनी एजुकेशन, हमारी अपनी पॉवर्टी है, हमारे लिए और कार्य हैं, हम इतने हाथ पैर क्यों फैलाएं? लेकिन अगर आज हम हाथ पैर नहीं फैलाएंगे तब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो इसकी अपनी क्षमता है, आप देख सकते हैं कि 1 ट्रिलियन से ज्यादा के यहाँ पर क्या है? रिसोर्सेस है। आज से आज के लिए नहीं, हमें भविष्य के विषय में भी सोचना होगा। 40% से छोटा रास्ता हो जाएगा, और अगर यहाँ पर कल किसी तरीका के ये चार्जेस लेते हैं, टैक्स लेते हैं, और उसके अंदर भी आप देखिए, इसके अंदर आप रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ये हमारी इंडस्ट्रीज के लिए आवश्यक हैं। स्वदेशी ध्रुवीय पोत देखिए, हमें ये बनाने होंगे। अभी आपने देखा कि हमने आपको बताया कि अभी हम किसके ऊपर हैं? हम रूस के ऊपर हैं, यानी कि रूस के साथ में जाकर के हम ये कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, हमने 2007 में ये तो बना लिया एक हिमाद्री स्टेशन, लेकिन ये एनफ नहीं है। हिमालय ग्लेशियर का जो कनेक्शन है, आर्कटिक का पिघलना सीधे भारत का, मैंने जैसा आपको मानसून को प्रभावित करेगा। तीसरा ध्रुव यानी कि हम जिसे हिमालय कहते हैं, हिमालय को भी ये प्रभावित करने वाला है। इसके विषय में हमने बात की है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हर देश जिसके पास क्षमता है वह आर्कटिक में अपनी जगह बना रहा है, और कुछ ऐसे देश भी हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं है। यानी कि ये यूरोपियन यूनियन ब्रुसेल्स उसका ये स्टेटमेंट है। अगर आप देख सकते हैं तो देखिए, रूस के पास 40 आइस ब्रेकर है, चीन के पास $10 बिलियन का उन्होंने निवेश किया है आइस ब्रेकर बनाने में, अमेरिका के पास भी है, लेकिन भारत के पास में कितना है? 0 है। तो 0 है तो आप समझ सकते हैं कि हमारी वही है 1 ट्रिलियन का जो बर्फ का खजाना है। मैंने जैसे बताया कि दुनिया का 13% अज्ञात तेल और 30% प्राकृतिक गैस का जो है भंडार यहाँ पर है। आर्कटिक मिनरल्स है, लगभग 1 ट्रिलियन से ज्यादा के खनिज है। ग्रीनलैंड पर फोकस है। 34 में से 25 यूरोपीय आयोग द्वारा प्रमाणित महत्वपूर्ण खनिज यहाँ पर है। अब रेयर अर्थ मिनरल्स जिसे हम बोलते हैं। मुख्य भेद्यता, चीन का एक अधिकार, 70% ग्लोबल माइनिंग जो है वो कर सकते हैं, 87% ग्लोबल रिफाइनिंग कर सकते हैं। 4 mm मीट्रिक टन रिजर्व, दुनिया का लगभग आधा भंडार है। भारत अपनी 85% जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उसके लिए हम या तो चाइना या फिर दूसरे देशों पर आज भी निर्भर है। भारत की रणनीतिक पहचान
पहचान आप देख सकते हैं। 2022 में भारत की आधिकारिक आर्कटिक नीति जारी की गई थी। 2007 में हमने वहां पर अपना एक अभियान चलाया, यानी कि हिमाद्री स्थापित किया। 2008 में भी हमने यही किया 48 डिग्री नॉर्थ में। उसके बाद 1920 में आप जानते हैं कि स्वालबर्ड की संधि हुई थी। 2013 का जो आर्कटिक परिषद है वहां पर ऑब्जर्वर का जो दर्जा है वो भारत को प्राप्त हो चुका है। तब आप समझ सकते हैं कि भाई ये स्थिति हमारी वहां पे है। और ये वाला मई 2025 में नई दिल्ली में आर्कटिक सर्कल फोरम की जो है वो मेजबानी भी भारत ने की। और एशिया में पहली बार यह आयोजन विज्ञान नहीं बल्कि भू राजनीतिक बयान था। श्रोताओं से रणनीतिक भारतीय प्रतिनिधिमंडल अब केवल शोधकर्ता नहीं बल्कि स्पष्ट नीति के साथ एक मुख्य भागीदार के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। लेकिन वही है कि हमारे फंड बहुत कम है और हम सिर्फ अपनी उपस्थिति वहां दर्ज करा रहे हैं, जो मुझे लगता है कि अपने आप में पर्याप्त तो नहीं है। अब देखिए यही है कोंग्सबर्ग का जो समझौता है। जून 2025 में नॉर्वे के कोंग्सबर्ग मैरीटाइम और भारत के GRSE के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ। भारत पहले स्वदेशी ध्रुव अनुसंधान पोत का सह विकास कर रहे हैं, दोनों साथ मिलकर के आइस ब्रेकर का जो विकास है हमारे साथ कर रहे हैं। और यह समझौता केवल जहाज खरीदने का नहीं है, तकनीकी हस्तांतरण का भी है। भारत कह रहा है कि भाई ठीक है, हम आपके साथ मिलकर बना लेंगे, हमारे लिए आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देना। उत्तरी समुद्री मार्ग यानी कि NSR, देखिए ये है वो रास्ता। अभी हम क्या है, देखिए यहाँ से निकल करके आ रहे हैं, ये स्वेज नहर का जो मार्ग है यहाँ पर, ये आप जानते हैं मेडिटेरेनियन सी, इतना सारा रास्ता। अगर हमारा ये नॉर्थ सी रूट खुल जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर से निकल करके यहाँ पर जो आप जानते हैं कि व्लादिवोस्तोक से लेकर के चेन्नई वाला जो रूट है, इसका प्रयोग करके हम अपने देश के अंदर आ सकते हैं। तो ये है स्वेज नहर। 28 दिन का समय लगता है, यहाँ पर 18 दिन का समय लगेगा। और अगर टोटल देखा जाए तो लगभग 40% जो समय है उसकी बचत हमें यहाँ हो रही है। ये दिखाता है NSR, अगर हमारा नॉर्थ सी रूट खुलता है तो 40% जो दूरी है उसकी बचत हम कर लेंगे। रणनीतिक दुविधा वही है, रूस चीन गठजोड़ से बचाव भी करना है। चीन का $10 बिलियन का निवेश है। और ये आप जानते हैं चेन्नई व्लादिवोस्तोक के बीच का जो ये समुद्री मार्ग, और इसको और आगे बढ़ावा मिल सकता है अगर भारत इसमें आ गए। चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री कॉरिडोर चीनी ढांचे पर निर्भर है। बिना रूसी बंदरगाहों के माध्यम से NSR के आर्थिक लाभों तक लाभ पहुंचाना है। देखिए जलवायु और मानसून का सीधा संबंध है, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया। आर्कटिक समुद्र का बर्फ पिघलता है तो जो ग्लेशियर है, जिसे हम हिमालय कहते हैं, तीसरा ध्रुव, वहां की बर्फ पिघलेगी और ये भारतीय मानसून को सीधा प्रभावित करेगी। और जब भारतीय मानसून को प्रभावित करेगी तो सीधा हमारे जीवन को प्रभावित करेगी। अगर आप एक तुलना देखें तो रूस के पास कितने आइस ब्रेकर्स है, 40। निवेश की रणनीति, पूर्ण निवेश प्रभुत्व है। अगर आर्कटिक स्थिति देखेंगे तो संप्रभु आर्कटिक देश अगर देखा जाए तो चीन का, रूस का वहां प्रभुत्व है। चीन का देखेंगे 4 उनके अभी निर्माणाधीन है। $10 बिलियन का निवेश है। आने वाले समय 20% ऊर्जा की हिस्सेदारी और खुद का जो नियर आर्कटिक घोषित उसने किया हुआ है अपने आप को कि भाई हम भी आर्कटिक के आसपास है, इसलिए हमारी भी तो वो ताकत के अनुसार होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमेरिका का 3 आइस ब्रेकर है और सैन्य सुरक्षा निगरानी और संप्रभु आर्कटिक देश का, वो भी कहते हैं कि हमारी हिस्सेदारी यहाँ पे होगी। भारत के पास मैंने जैसे कि बताया वो उन्होंने मिलकर के साझेदारी की है, लेकिन आज की स्थिति में भी अभी हमारे पास एक भी नहीं है। तीसरा ध्रुव लिंक कूटनीतिक विकल्प और ऑब्जर्वर हम इसके अंदर है, लेकिन इससे पर्याप्त काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि यहाँ एक्टिव पार्टिसिपेशन और भविष्य को देखते हुए हमें यहाँ पर अपना करना होगा। अनुसंधान बजट जैसे मैंने बताया कि R&D भारत के लिए GDP का 65% खर्च करते हैं, बहुत कम है। एजुकेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च बढ़ाना पड़ेगा। बुनियादी ढांचा वही है, नीतियां परिष्कृत है लेकिन क्रियान्वयन के लिए बुनियादी ढांचे की कमी है। चीन की तरह हमें सीधे वित्तीय निवेश का अभाव है और एक आर्कटिक परिषद में केवल ऑब्जर्वर का दर्जा है। भारत चर्चा कर सकता है, लेकिन सदस्य देशों के लिए अभी जो वोट या फिर नियम तय करने भी बाकी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत अगर यहाँ पर चाहता है तो उसे एक अपनी जो भूमिका है वो निभानी होगी। 4 देश जैसे मैं आप बता, नॉर्वे, अमेरिका, रूस आया, ये तीनों जो देश है ये मिल करके कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारे वैज्ञानिक और आइस ब्रेकर तकनीक नॉर्वे के पास, सैन्य अभ्यास अमेरिका के पास, ऊर्जा के लिए रूस और भारत, इन सभी के बीच में है। तो कहीं ना कहीं हमारा भी प्रभाव है यहाँ पर। तो आज के लिए यही है। तो फ्रेंड्स बताइए कि लेक्चर आपको कैसा लगा, और आप ये भी बताइए क्या वास्तव में भारत को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर हमें अपनी ही जो जरूरतें हैं, हमें अपनी एजुकेशन पर खर्च करना चाहिए। ये भविष्य उन्मुख बाद में देख लेंगे, पहले अपने अंदर से सही कर लें, उसके बाद हम देखेंगे इनमें से कौन सा विचार आपको ज्यादा सही लग रहा है कि हमें ये करें या फिर भविष्य में देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद।